प्रिय विद्यार्थियों, आपने पिछले अध्यायों में भारत में पाए जाने वाले विभिन्न संसाधनों जैसे भू संसाधन, मृदा संसाधन, जल और खनिज संसाधन का अध्ययन किया है। आज हम भारत में होने वाली द्वितीय क्रियाओं की चर्चा करेंगे, जिनका संबंध उद्योगों से और विनिर्माण से है। प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है विनिर्माण उद्योग। ये कक्षा 10 की पुस्तक समकालीन भारत भाग 2 के अध्याय संख्या 6 से उद्धृत है। प्यारे बच्चों, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, लेकिन इसमें दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीज़ों से लेकर भारी यंत्र और जटिल इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण तक सभी को शामिल किया जाता है। प्रकृति में मौजूद कच्चे पदार्थों का हम सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए उनकी अशुद्धियों को दूर कर उन्हें नए सिरे से बनाकर उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। इस प्रकार कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में बदलना और अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना ही विनिर्माण कहा जाता है। उदाहरण के लिए कपास से कपड़े, गन्ने से चीनी, बॉक्साइट से एल्युमिनियम और लौह अयस्क से इस्पात बनाना इसी प्रकार के विनिर्माण के अंतर्गत आता है। इस पूरी प्रक्रिया में कच्चा माल मूल्यवान उत्पादों में बदल जाता है, जिसमें मशीनों की सहायता से भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसे द्वितीय क्रियाकलाप भी कहते हैं, जो भारी मात्रा में रोजगार और सेवाएं प्रदान करता है। इसलिए उद्योगों को किसी भी देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। किसी भी देश में विकास के स्तर का आकलन वहाँ के औद्योगिक विकास और औद्योगिक उत्पादन के आधार पर किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि विनिर्माण किस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। विनिर्माण का महत्व। उद्योग या विनिर्माण कृषि के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। उद्योगों में बनने वाले विभिन्न यंत्र, उर्वरक और कीटनाशक कृषि को आधुनिक बनाते हैं, जिनसे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। भारत में जहां पर अभी भी 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, इस क्षेत्र में होने वाले मशीनीकरण का लाभ सीधे तौर से प्राप्त करती है। इससे कृषि उत्पादन में तो बढ़ोतरी होती ही है, साथ ही किसानों का सामाजिक आर्थिक स्तर भी ऊंचा होता है। दूसरा महत्व है कि ये भारी मात्रा में रोजगार प्रदान करते हैं, जिससे कृषि पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है। उद्योगों और सेवाओं में रोजगार बढ़ता है, उत्पादन का स्तर और पूंजी की मात्रा बढ़ती है और अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्रियाओं से विनिर्माण और सेवाओं की ओर स्थानांतरित होती है। प्यारे बच्चों, उद्योग इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये गरीबी और बेरोजगारी को दूर करके क्षेत्रीय असमानता को कम करते हैं। उद्योग देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के बहुत बड़े कारक होते हैं। वास्तव में जब किसी देश की अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्रियाओं से उठकर तकनीकी पर आधारित समाज की ओर बढ़ती है, तो इस प्रक्रिया में उद्योग ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाते हैं, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाते हैं और गरीबी को दूर करते हैं। जिन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना होती है, वहाँ ये स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर भी सामाजिक आर्थिक असमानता में कमी आती है। उद्योगों का अगला महत्व है वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहित करना और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना। प्यारे बच्चों, उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का निर्यात विदेशों में किया जाता है, जिससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों ने भारी मात्रा में औद्योगिक उत्पादन कर व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया है, साथ ही अपने विदेशी मुद्रा भंडार को भी मजबूत किया है। आज विश्व के वही देश विकसित और प्रगतिशील हैं जो गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात दोनों भारी पैमाने पर करते हैं। भारत का विकास भी तभी हो सकता है जब हम औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हों और उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हों। प्यारे बच्चों, कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि और उद्योगों की परस्पर निर्भरता होना ही अर्थव्यवस्था का आधार है। उद्योग कृषि में मशीनीकरण और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करते हैं, जिनसे उत्पादन बढ़ता है। किसान अपने उपयोग की अनेक वस्तुओं जैसे मशीनें, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई के साधन आदि के लिए उद्योगों पर निर्भर हैं, जबकि कृषि क्षेत्रों से निकलने वाला कच्चा माल विभिन्न प्रकार के उद्योगों का आधार है। प्यारे बच्चों, भारत प्राकृतिक संसाधनों के मामले में एक समृद्ध देश है।
आज के वैश्वीकरण के युग में आवश्यकता इस बात की है कि हम न केवल औद्योगिक उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बने, बल्कि अपनी तकनीकी को उन्नत कर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करें जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लायक हों। हम विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सकें, अपने विशाल मानवीय संसाधनों का समुचित रूप से प्रयोग करें और जिससे हम देश को आर्थिक समृद्धि के रास्ते पर ले जा सकें। प्यारे बच्चों, हमारी चर्चा का अगला बिंदु है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। अन्य देशों की तुलना में हमारी जीडीपी में उद्योगों का योगदान बहुत कम है। हालांकि ये 27% माना जाता है, लेकिन इसका 10% भाग खनन और ऊर्जा क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस प्रकार मात्र 17% भाग ही उद्योगों और विनिर्माण से मिलता है, जबकि पूर्वी एशियाई देश जैसे चीन, मलेशिया, फिलीपाइन और कोरिया, जहां विशाल मानवीय संसाधन मौजूद हैं, इनके औद्योगिक उत्पादन का स्तर ऊंचा है। यहाँ जीडीपी में उद्योगों का योगदान 25 से 30% के बीच पाया जाता है। भारत में वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% की दर से हुआ और ऐसा अनुमान था कि अगले दशक में ये 12% हो जाएगा, किंतु पिछले कुछ सालों में औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में भारी कमी देखी गई है। फिर भी ऐसा अनुमान है कि उपयुक्त सरकारी नीतियों और विनिर्माण क्षेत्र में मिलने वाले प्रोत्साहन से जीडीपी में उद्योगों की भागीदारी बढ़ेगी और ये क्षेत्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। प्यारे बच्चों, उद्योगों की स्थापना कुछ विशेष स्थानों पर ही हो सकती है। ये अपनी स्थिति के लिए ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहां उत्पादन की लागत न्यूनतम हो। स्पष्ट है कि कुछ कारक ऐसे हैं जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, बाजार की निकटता, श्रम, पूंजी, परिवहन और संचार की सुविधा, सरकारी नीतियां आदि प्रमुख हैं। हालांकि एक स्थान पर इन सभी का पाया जाना असंभव है, लेकिन फिर भी अधिकांश उद्योग अपनी आवश्यकता अनुसार लागत को घटाने और लाभ को बढ़ाने के लिए आदर्श स्थिति का चुनाव करते हैं। लोहा इस्पात जैसे भारी उद्योग कच्चे माल के निकट लगाए जाते हैं। एल्युमिनियम उद्योगों की स्थापना ऊर्जा केंद्रों के निकट होती है, क्योंकि उसमें ऊर्जा की भारी मात्रा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार उपभोक्ता उद्योग जैसे वस्त्र उद्योग आदि की बाजार की निकटता का चुनाव करते हैं, जिससे बाजार की मांग के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता और उनके प्रकार में बदलाव कर सकें। कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाने और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में परिवहन के साधनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि बाजार और कच्चे माल की स्थिति कारखानों के समीप होती है तो परिवहन की लागत कम आती है और उद्योगों को अधिक से अधिक लाभ मिलता है। कभी कभी सरकार भी क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगों की स्थापना उन क्षेत्रों में करती है जहां पर उनकी स्थिति के लिए आदर्श दशाएं नहीं भी पाई जाती हैं। फिर भी सरकार उन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगों की स्थापना करती है। प्यारे बच्चों, औद्योगिकरण में और नगरीकरण में गहरा संबंध पाया जाता है। किसी भी क्षेत्र में उद्योग की स्थापना से नगरों का विकास शुरू हो जाता है। साथ ही विकसित नगरीय क्षेत्रों में अगर उद्योग लगाए जाएं तो नए उद्योगों को भी इनका लाभ प्राप्त होता है। आइए अब हम समझते हैं कि समूहन बचत क्या है। जब किसी नए उद्योग की स्थापना पहले से ही विकसित औद्योगिक प्रदेशों में की जाती है तो उन्हें परिवहन, संचार, बैंकिंग सुविधाएं, वित्तीय सुविधाएं, तकनीकी बाजार और श्रम जैसी सुविधा अपने आप प्राप्त हो जाती है। इससे नए उद्योगों की लागत में कमी आती है और लाभ में बढ़ोतरी होती है। इसे ही समूहन बचत कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हमारी चर्चा का अगला बिंदु है उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को मुख्य रूप से 5 आधारों पर बांटा जाता है। ये आधार हैं कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर। सबसे पहले कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। इस आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जाता है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योगों में ऐसे उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है
जो अपना कच्चा माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त करते हैं। इनमें सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रबर उद्योग, चीनी उद्योग और अनेकों प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है। कृषि आधारित उद्योगों का आकार छोटे और कुटीर उद्योगों से लेकर बड़ी विनिर्माण इकाइयों तक होता है। सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग हैं, जबकि रेशम उद्योग, चाय प्रसंस्करण उद्योग लघु और कुटीर पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। खनिज आधारित उद्योगों में धातु गलाने वाले और भारी बड़े पैमाने के उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग, अल्युमिनियम उद्योग आदि को शामिल किया जाता है। इसमें रसायनों पर आधारित उद्योग भी आते हैं, जिनमें पेट्रोलियम पर आधारित पेट्रो रसायन उद्योग प्रमुख हैं। अधिकांश खनिज आधारित उद्योग आधारभूत उद्योग होते हैं, जिनके उत्पादों का प्रयोग अन्य उद्योग कच्चे माल के रूप में करते हैं। वास्तव में खनिज आधारित उद्योग ही किसी देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं। प्यारे बच्चों, अगला वर्गीकरण है प्रमुख भूमिका के आधार पर। इसका अर्थ है कारखानों में तैयार माल का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। इस आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है उपभोक्ता उद्योग और दूसरा है आधारभूत उद्योग। जो उत्पाद उपभोक्ताओं तक सीधे उपयोग के लिए पहुंचता है और उपयोग के बाद समाप्त हो जाता है, ऐसे उद्योगों को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें दैनिक जीवन की अनेक प्रकार की वस्तुएं आती हैं। आधारभूत उद्योग विशाल उत्पादन वाले भारी उद्योग होते हैं, जिनके उत्पादन पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं। जैसे उद्योगों के लिए भारी मशीनरी बनाने वाले संयंत्र लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर होते हैं। ऐसे उद्योग न केवल अन्य उद्योगों को बल्कि कृषि और अवसंरचना जैसे विद्युत, परिवहन आदि की सुविधाओं को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्योगों के वर्गीकरण का तीसरा आधार है पूंजी के निवेश के आधार पर। इस आधार पर उद्योगों को दो भागों लघु और बड़े पैमाने के उद्योगों में बांटा जाता है। इनमें पूंजी निवेश की सीमा समय के अनुसार बदलती रहती है। वर्तमान समय में जिन औद्योगिक इकाइयों में अधिकतम निवेश 1 करोड़ तक का है, ऐसी इकाइयां लघु पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत आती हैं, जबकि इससे अधिक पूंजी निवेश वाले कारखाने बड़े पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। अगला वर्गीकरण है स्वामित्व के आधार पर। इस आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा जाता है: सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उन इकाइयों को शामिल किया जाता है जिनका प्रबंधन और नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है। ऐसे उद्योगों में कुछ महत्वपूर्ण उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग और सामरिक महत्व के उद्योगों का नियंत्रण सरकार के पास होता है। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल और भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल इसके कुछ उदाहरण हैं। इसका दूसरा भाग है निजी क्षेत्र के उद्योग। इसका नियंत्रण किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास होता है। ऐसे उद्योग लाभ आधारित होते हैं, जो अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बाजार के मांग के अनुसार तेजी से बदलते हैं और निर्मित माल का भारी पैमाने पर उत्पादन करते हैं। टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो लिमिटेड इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरा प्रकार है संयुक्त उद्योग। ऐसे उद्योग जिनमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी होती है, उन्हें संयुक्त उद्योगों के नाम से जाना जाता है। भारत में ऑयल इंडिया लिमिटेड, नाल्को इस प्रकार के उद्योगों के प्रमुख उदाहरण हैं। सहकारी उद्योग स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण का यह चौथा प्रकार है। ऐसे उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले तथा उत्पादन करने वाले दोनों ही अपने संसाधनों का निवेश करते हैं, जिसमें लाभ हानि का बंटवारा उनके निवेश के अनुरूप किया जाता है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में संचालित चीनी मिलें सहकारी उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। उद्योगों के वर्गीकरण का आखिरी और पांचवां आधार है कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा एवं उनके भार के आधार पर। इस आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जाता है: भारी उद्योग और हल्के उद्योग। भारी उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही भारी होते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। हल्के उद्योगों के अंतर्गत कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करके
हल्के तैयार माल का उत्पादन किया जाता है। ऐसे उद्योग मुख्य रूप से उपभोक्ता उद्योग होते हैं। इस अध्याय में 3 प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों के बारे में चर्चा करेंगे। ये हैं सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग और चीनी उद्योग। प्यारे बच्चों, सूती वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, जिसका औद्योगिक उत्पादन में कुल योगदान लगभग 14% है। ये कृषि के बाद सबसे अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। भारत के कुल जीडीपी में सूती वस्त्र उद्योग की भागीदारी लगभग 4% है। ये भारत का एकमात्र ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल कपास से लेकर सूत बनाने, कपड़ा तैयार करने और उनसे रेडीमेड गारमेंट्स बनाने की पूरी प्रक्रिया में आत्मनिर्भर है। प्राचीन काल से ही भारत सूती वस्त्र के उत्पादन में अग्रणी रहा है। यहाँ यह उद्योग हथकरघा और हस्तशिल्प के रूप में विकसित हुआ। भारत में बना मलमल का कपड़ा पूरी दुनिया में विख्यात था, जिसकी विश्व स्तर पर बड़ी मांग थी। औपनिवेशिक काल के पहले तक भारत में उद्योग हस्तशिल्प के रूप में पूरी तरह विकसित था। पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह सूती कपड़ों के व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद सूरत का व्यापार धीरे धीरे मुंबई की ओर शिफ्ट हो गया। साथ ही सूरत और आसपास के क्षेत्रों में सूती वस्त्र बनाने की प्रक्रिया भी पूरी तरह से बाधित हो गई। इसका स्थान बड़े सूती कारखानों ने ले लिया और भारतीय कपास का निर्यात इंग्लैंड की सूती मिलों को होने लगा। प्यारे बच्चों, भारत में प्रथम आधुनिक सूती मिल की स्थापना 1854 में मुंबई में की गई, किंतु इसका वास्तविक विकास विश्व युद्ध के समय में हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस क्षेत्र में नई इकाइयां लगाई गईं, जिनसे बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ। नवंबर 2011 तक भारत में लगभग 1946 सूती कपड़ा और कृत्रिम रेशे की मिलें थीं। भारत में सूती वस्त्र की अधिकांश इकाइयां महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती हैं। देश के कुल उत्पादन का लगभग 70% भाग इन्हीं 2 राज्यों से प्राप्त होता है। यहाँ इस उद्योग की स्थापना के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, आगे हम उन कारकों की चर्चा करेंगे जो इस क्षेत्र में सूती वस्त्र इकाइयों के संकेंद्रण के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें पहला है कपास की उपलब्धता। गुजरात और महाराष्ट्र दक्कन के काली मिट्टी के क्षेत्र में आता है, जो कपास उत्पादन का क्षेत्र है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र सूती वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र रहा है। दूसरा कारक है नम जलवायु। गुजरात और महाराष्ट्र के अधिकांश सूती मिलें तटवर्ती क्षेत्रों में हैं। समुद्री जलवायु के कारण यहाँ की जलवायु नम रहती है, जिससे सूती वस्त्र के धागे लंबे होते हैं, वे बार बार नहीं टूटते हैं और उनमें गांठें नहीं पड़ती हैं। इसका प्रभाव कपड़े की गुणवत्ता पर पड़ता है। तीसरा है बंदरगाहों की स्थिति। भारत के पश्चिमी तट पर सूरत और मुंबई जैसे बड़े पत्तन स्थित हैं, जो इस उद्योग को व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इस क्षेत्र में घनी जनसंख्या बाजार की सुविधा उपलब्ध कराती है। साथ ही विकसित परिवहन जाल होने के कारण उत्पादक और उपभोक्ता क्षेत्रों में प्रभावी संबंध बना रहता है। प्यारे बच्चों, सूती वस्त्र उद्योग से परंपरागत हस्तशिल्प भी जुड़ा हुआ है। इस पर आधारित मिलें देश के विभिन्न भागों में विकसित हुई हैं, जो अपने विशेष डिज़ाइन और कौशल के लिए पहचानी जाती हैं। कपास आसानी से परिवहन हो जाने वाला कच्चा माल है, जिसके कारण अब नई सूती मिलों की स्थापना अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में हो रही है। ये इकाइयाँ अपने उत्पादन में बाजार के मांग के अनुरूप तेजी से बदलाव करती हैं और लाभ कमाती हैं। सूती वस्त्र उद्योगों में अनेक सहायक उद्योगों का भी जन्म होता है और बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। कपास से कपड़े बनाने की कड़ी में किसान, कपास चुनने वाले, गांठ बनाने वाले, सूत बनाने वाले, रंगाई, डिज़ाइन, पैकिंग और रेडीमेड कपड़े बनाने वाले कारीगरों की लंबी श्रृंखला पाई जाती है, जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। ये लगभग 350 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाकर कृषि के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह उद्योग रसायन इंजीनियरिंग और पैकिंग सामग्री बनाने वाले उद्योगों को भी बढ़ावा देता है। प्यारे बच्चों,
भारत का सूती रेशे के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। चीन विश्व का 26%, जबकि भारत 21% सूती रेशे का उत्पादन करता है। भारत में बना हुआ सूती रेशा अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसका अधिकांश भाग जापान, यूएसए, यूरोपीय देशों और अफ्रीकी देशों को निर्यात कर दिया जाता है। इस रेशे का भारत की कपड़ा बनाने वाली इकाइयाँ कम उपयोग कर पाती हैं। भारत में कपड़ों की बुनाई और अच्छे किस्म के कपड़ों के उत्पादन की आधुनिक इकाइयों की संख्या बहुत कम है। यही कारण है कि विश्व में रेशे के उत्पादन में हमारी भागीदारी 25% है, लेकिन कुल वस्त्र उत्पादन में यह हिस्सा मात्र 4% है। प्यारे बच्चों, भारत का ये सेक्टर अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। आइए जानते हैं कि इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। सूती वस्त्र उद्योग की एक बड़ी समस्या है उच्च गुणवत्ता वाले धागे का निर्यात होना। देश में आधुनिक कपड़ा बनाने वाली मिलों की संख्या बहुत कम है। हम धागे का तो निर्यात कर देते हैं, जबकि रेडीमेड कपड़े बनाने वाली इकाइयाँ कपड़ों का आयात करती हैं। दूसरी समस्या है देश में आधुनिक कताई मिलों की संख्या कम होना। हमें धागे के निर्यात की अपेक्षा बुनाई क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे अच्छी क्वालिटी के कपड़े का उत्पादन भारत में ही किया जा सके। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में लगी हुई मिलों में अब मशीनरी पुरानी हो चुकी है और इसमें उत्पादन का स्तर भी गिरता जा रहा है। अकुशल श्रमिक और कम उत्पादकता भी एक समस्या है। इन उद्योगों में लगे हुए श्रमिक भी अप्रशिक्षित होते हैं, जो उत्पादन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। प्यारे बच्चों, अगली समस्या है अनियमित विद्युत आपूर्ति। सूती मिलों की अधिकांश इकाइयाँ ऊर्जा आपूर्ति के लिए विद्युत ग्रिड पर निर्भर हैं। मिलों में विद्युत की अनियमित आपूर्ति भी एक बड़ी समस्या है, जो मिलों के कामकाज को प्रभावित करती है। वर्तमान समय में कृत्रिम रेशे के उपयोग ने भी सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित किया है। पॉलीमर धागों के बढ़ते हुए उपयोग ने सूती वस्त्र उद्योग में मांग को प्रभावित किया है और बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है। प्यारे बच्चों, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यदि क्षेत्र में प्रभावी सुधार लागू किए जाएं, मिलों का आधुनिकीकरण किया जाए और प्रशिक्षित मानव संसाधन का उपयोग किया जाए, तो ये क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। प्यारे बच्चों, इस भाग में हमने विनिर्माण का महत्व, अवस्थापना के कारक और सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। इसके अगले भाग में हम कुछ अन्य कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योगों की विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।